बाद माँ बाप को ये शिकायत होती है कि उनका बच्चा 3 साल का हो गया है, लेकिन इसके बावजूद ना वो कुछ सुनता है और ना ही वो कुछ बोलता है। ये एक बड़ी ही ज़रूरी अलामत है जो कि बहुत पहले डायग्नोज हो जानी चाहिए थी। इस ज़मर में आज हम डिस्कस करेंगे। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है और मैं कान नाक गला के शोबे से पिछले 11 साल से वाबस्ता हूँ। मैं मरहम टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक दूसरा चांस दिया है ताकि हम इस टॉपिक पे बात कर सकें। बच्चों में जो बोलने का अमल है, स्पीच, ये पैदा होने से लेके 5 साल की उम्र तक डेवलप होती है। मतलब कि जो बच्चा पैदा होता है उसके कान उस टाइम पे आवाज़ें सुन रहे होते हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो बच्चा माँ के पेट में भी आवाज़ें सुन रहा होता है तो ये भी बात गलत नहीं है। ठीक है, जो बच्चा सुनता है वही वो बोलता है। ये बहुत ज़रूरी फिनोमेना समझने के काबिल है। एक पंजाबी का बच्चा इसीलिए पंजाबी बोलता है, पश्तून का बच्चा पश्तो बोलता है और अरबी का बच्चा अरबी बोलता है। ये उसकी एथनिक डेफिनेशन से हट के चीज़ है। अगर एक पंजाबी का बच्चा पश्तून फैमिली में डेवलप होगा तो वो पश्तो ही बोलेगा, क्योंकि जो वो सुनेगा वही वो बोलेगा। तो एक बच्चा अगर कुछ सुन नहीं रहा है तो वो बोलेगा नहीं। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ अलामात, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें जो बच्चा पैदाइशी तौर पे समात की नेमत से महरूम होता है। अब उसकी वजह से वो बच्चा ना कुछ सुनता है और ना ही उसकी ब्रेन में स्पीच डेवलप होती है। मतलब स्पीच डेवलप होने से मुराद है कि वो बच्चा बोलने की कुव्वत से कासिर हो जाता है, गूंगा हो जाता है, यानी कि जो बहरापन है वो गूंगा होने का सबब बन जाता है। तो इसमें इस ज़मर में इस चीज़ का बच्चों के वालिदैन को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि पहले 6 माह के अंदर अंदर आइडियली पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि उनका बच्चा ऊंची आवाज़ों पे रिस्पॉन्ड करता है या नहीं। और अगर मैं एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूं तो वो ये है कि जो बच्चा जब इस रूए ज़मीन पर आता है, जब वो पैदा होता है, तो आइडियली उसके पैदा होने के 4 से 5 दिन के अंदर उसकी इनिशियल हियरिंग असेसमेंट हो जानी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में, लाहौर में और मल्टीपल जगहों पे बड़ी इजीली अवेलेबल है। पूरी दुनिया में जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे तो इसकी स्क्रीनिंग बाकायदा की जाती है। पाकिस्तान में भी इसके लिए सेंटर्स बन चुके हैं और हम खुद भी इस अमल को कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो मैनेजमेंट है, जो इसका इलाज है, वो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा मुनहसर है कि हम कितनी जल्दी बच्चे को इलाज की तरफ ले जाते हैं। जितना हम लेट होते जाएंगे उतना हम उस टाइम स्लॉट से निकलते जाएंगे जिसमें हम बच्चे के लिए बेहतरी ला सकते हैं। तो इसमें कैच लाइन ये होनी चाहिए कि हमने उस बच्चे को आइडियली 6 माह के अंदर अंदर पिक कर लेना है और उसकी मैनेजमेंट असूली तौर पे 9 माह में हो जानी चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें एक थोड़ा सा लचक भी रखें तो 1.5 साल के उम्र में भी मैनेजमेंट अच्छे इफ़ेक्ट्स के साथ आती है। और पाकिस्तान में यूजुअली इस तरह के बच्चे 3 से 5 साल की उम्र के दरमियान भी मैनेज किए जा रहे होते हैं। तो कमिंग बैक पीछे आऊँगा मैं कि बच्चों में जो पैदाइशी तौर पर समात सुनना बहरापन और गूंगा, मतलब के बोलने का अमल से कासिर होना क्यों होता है, इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से मैं चंद एक ज़रूरी और क्योंकि सारी चीज़ों को तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में कवर नहीं कर सकूंगा, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। इसमें कुछ फैक्टर्स मैटरनल होते हैं, यानी कि वालदा से लिंक्ड, और कुछ बच्चे के होते हैं। जो वालदा से लिंक्ड होते हैं उसमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ दवाइयों का इस्तेमाल, और उसके अलावा जो वालदा को कुछ इन्फेक्शंस होने का, जिसे हम टॉर्च इन्फेक्शंस कहते हैं, ये 5 तरह की इन्फेक्शंस होती हैं जो कि जिनसे हमने जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको बचाना होता है। बचाना तो शायद उस तरीके से मुमकिन नहीं है, लेकिन हम कोशिश ये होती है हेल्थ केयर सिस्टम की कि ये बीमारियां जो प्रेग्नेंट मदर है उसको ना लगे, क्योंकि ये भी बच्चे के लिए बाद में बहरापन होने का की वजह हो सकती हैं। इसके बाद कुछ जो फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे से लिंक्ड हैं, चाइल्ड से लिंक्ड हैं, उन पे बात करना चाहूँगा। उसमें जो सबसे ज़रूरी फैक्टर है वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उसको कोई एनॉक्सिक इंजरी, मतलब कि ऐसी ब्रेन में इंजरी जो कि उसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाती है, वो ना हो। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए डॉक्टर की सबसे पहली एफर्ट होती है कि वो जल्द अज जल्द रोए ताकि उसका सांस
बहाल हो और वो सांस उसके ब्रेन जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो उसके ब्रेन तक जा सके। जब ये मिकदार एक पर्टिकुलर अमाउंट में उसके ब्रेन तक जाती है तो वहाँ पे जो सेल्स जो पहले माँ की खून से ऑक्सीजन ले रहे थे, अब वो अपने उसके फेफड़ों के ज़रिए ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे कोई डैमेज नहीं होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो डैमेज होता है वो कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ साथ पैदाइशी तौर पे बहरा होने का भी पेश खामा साबित हो सकता है। इसके साथ एक कंडीशन है जिसे नियोनेटल जॉन्डिस कहा जाता है या कि बच्चों का यरकान कहा जाता है। उससे भी अगर उसकी एक ख़ास हद तक मिकदार बिलीरुबिन की बच्चे के खून में बढ़ जाए तो उससे भी बच्चे के कोकलिया यानी कि जो सुनने का ऑर्गन है जो कि कान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद होता है वो डैमेज हो जाता है। तो इससे हटके अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे पैदा तो ठीक होते हैं लेकिन उसके बाद किसी इंजरी की वजह से या किसी और इन्फेक्शन की वजह से सुनने के हिस्से कासर हो जाते हैं। ये भी दो तरह की चीज़ों में फॉल करेंगे। एक तो अर्ली जो बच्चे पहले 6 माह के अंदर सुनने से महरूम हो जाते हैं वो तो इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, और एक ऐसे बच्चे हैं जो 6 माह के बाद या 1.5-2 साल की उम्र में सुनने के हिस्से महरूम होते हैं, वो उसमें आ जाएंगे। जो पहले 6 माह के अंदर यूजली असेसमेंट के लिए जो बेहतरीन टूल है वो उसकी माँ है। माँ ही हमें बताती है कि डॉक्टर साहब ये जो बच्चा है ये कोई ऊंची आवाज़ के बावजूद सोया हुआ उठता नहीं है। ये एक बहुत कॉमन सी कंप्लेंट होती है मदर्स की, जो कि समझदार माएँ होती हैं 3 या 4 माह की उम्र में वो इस कंप्लेंट के साथ आती हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब कोई बड़ा सा बर्तन गिरता है या कोई शोर होता है तो भी ये सोया होता है तो सोया ही रहता है, ये बच्चा जागता नहीं है। हालांकि मेरे जो पिछले बच्चे थे वो तो डर के उठ जाते थे। तो ये चीज़ हमें सस्पिशन अराइज कर देती है कि कहीं इस बच्चे की समात मुतासर तो नहीं हो रही है। तो ये बच्चे को हम फ़ौरन उस टाइम पे इसके कान का मुआयना किया जाता है। ये देखा जाता है कि कान का बाहर वाला हिस्सा जिसमें कान का पिन्ना है ये तो ठीक है या नहीं, और इसके आगे जो कैनाल है वो डेवलप्ड है या नहीं, और उसके आगे पर्दा मौजूद है या नहीं। ये तो एक्सटर्नल ईयर की असेसमेंट हो जाती है। इसी के साथ हम अगर एक्सटर्नल ईयर में कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चे को ऑडियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं, जो कुछ ज़रूरी टेस्ट करके ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चे के कान का अंदरूनी हिस्सा और दरमियानी हिस्सा सही काम कर रहे हैं या नहीं। ये इस चीज़ का हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि बच्चे के अंदर हीरिंग ऑर्गन्स मौजूद हैं या नहीं। अगर बच्चे के अंदर हीरिंग ऑर्गन्स मौजूद होंगे तो हमारे पास फिर बेइंतहा ऑप्शंस होती हैं उस बच्चे को सुनने के काबिल करने के लिए। इस टाइम पे आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर बच्चे के सारे ऑर्गन मौजूद हैं उसके बावजूद वो सुन क्यों नहीं पा रहा है। देखिए जी, ऑर्गन्स ने कंडक्शन करनी है, मतलब कि बाहर से आवाज़ों को ब्रेन तक पहुंचाना है, ठीक है। वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो वो जो कंडक्शन कर रहे हैं और वो जो उसको चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में, वो आगे एक नस के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचनी है। अगर उस नस में कोई कमज़ोरी आ गई है तो उसके लिए फिर हमें इसको मैनेज करना होता है। इसमें कई एक तरीका इलाज यूज़ किए जाते हैं। अगर तो जो ऑडियोलॉजिस्ट है वो ये फील करता है कि जो डेफनेस है यानी कि जो बहरापन है वो मॉडरेट है यानी कि दरमियानी नौइयत का है। इसे हम 4 हिस्सों में डिफ़ाइन करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। मतलब कि थोड़े से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा। अगर तो वो समझता है कि थोड़ा या थोड़े से ज़्यादा जो है समात का लॉस है तो वो उसमें हीरिंग एड्स रिकमेंड कर देता है कि आला समात लगा दिया जाए ताकि वो बाहर की आवाज़ों को एम्पलीफाई करे, ऊंचा करे और बच्चे के कान में ऊंची आवाज़ जाए, और वो जो डेफनेस नर्व की वजह से आ रही है, जो नस की कमज़ोरी की वजह से आ रही है, उसको हम इनपुट ऊंची आवाज़ में दे दें और बच्चा सुनने के काबिल हो जाए। ये ज़्यादातर बच्चे इसी अमल से बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। हमारा मेन एम उसकी स्पीच डेवलप करना होता है। इस चीज़ को आप यहीं पे ही समझ लें, क्योंकि जब बच्चा सुनेगा तो उसका ब्रेन उसको बोलने की हदायत भी करेगा। तो हम इस चीज़ से बालातर होकर सिर्फ बच्चे को आवाज़ सुनाना चाह रहे होते हैं कि ये बच्चा अपनी अर्ली एज में आवाज़ें सीख ले, सुन ले, क्योंकि 5 साल के बाद ये अमल तो बिल्कुल ना होने के मुतरादिफ सीखने का अमल, आवाज़ को सीखने का अमल रह जाता है, और अर्ली एज में ये बहुत तेज़ी से अमल हो रहा होता है। तो हम उस टाइम को ज़ाया नहीं करना चाह रहे होते हैं। तो उस टाइम पे उसको हीरिंग एड्स एडवाइस कर दी जाती हैं ताकि वो, माँ बाप का ये सवाल होता है कि क्या मेरा बच्चा सारा उम्र हीरिंग एड्स पहनेगा, और लेकिन हमारा कंसर्न ये होता है कि वो पहले स्पीच डेवलप कर ले। माँ बाप ये चाहते हैं कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, लेकिन हम उन्हें ये बताना चाह रहे होते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन शायद
हम कर पाएँ या ना, लेकिन उसकी जो बोलने की ताकत है वो तो पहले उसे दी जाए, ताकि एक लॉस की वजह से 2 लॉस ना हो, उसका एक लॉस हम बचा लें। उसको कैसे ठीक करना है या कि उसके लिए क्या ऑप्शन हैं, उसके ऊपर एक लंबी डिस्कशन हो सकती है, और उनके माँ बाप के जितने सारे कंसर्न होते हैं वो डिस्कसेबल होते हैं और मैनेजेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनके ऊपर हम उनको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, हम उसको हल करने के लिए मौजूद होते हैं और किया जाता है। उसकी स्पीच वंस हम डेवलप कर लेते हैं। स्पीच के लिए एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं कि जो स्पीच है ये अल्लाह की दी गई ज़रूरी ताकतों में से एक है इंसान के लिए। सूरह रहमान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अल्लाह ने कुरान, अल्लाह अपनी तारीफ़ करता रहा, अर्रहमान अल्लामल कुरान, जिसने कुरान की तालीम दी, खलकल इंसान के इंसान को पैदा किया, अल्लामाउल बयान, और उसको बयान कुव्वत गोयाई से नवाजा। मतलब इस सूरत में अगर हम देखें तो जो चौथी बात की जा रही है वो इस कम्युनिकेशन के हवाले से ही है, और यही इंसान की ब्यूटी है कि वो कम्युनिकेट कर पाता है। इंसान को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें बाकी जानदार चीज़ों से, तो सबसे बड़ा डिफरेंस उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का और उसकी एक्सप्रेशन का है। एक्सप्रेशन का एक ज़रिया स्पीच है, कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम उस वर्बल कम्युनिकेशन को बचाना चाह रहे होते हैं उस बच्चे के लिए, क्योंकि अगर वो उस टाइम विंडो में इसमें सुनना शुरू कर देता है तो वो बोलेगा ज़रूर। और आपको मैं ये बात बड़ी क्लियर कर दूं पेरेंट्स को कि अगर एक बच्चा नहीं भी सुन रहा है तो अल्लाह ताला ने इस ब्रेन को इतना पावरफुल बनाया है कि वो सुनने की कंपनसेशन लिप रीडिंग से और बहुत सी और चीज़ों से कंपनसेट कर लेता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न उस बच्चे की स्पीच डेवलप करवाने पे ही होना चाहिए। उसमें आइडियोलॉजिस्ट अगर ये समझता है कि इस बच्चे को हियरिंग एड देने हैं, वेल एंड गुड। बाज़ का लॉस ज़्यादा होता है, सीवियर या प्रोफाउंड, और वो समझता है कि कोक्लियर इम्प्लांट एक डिवाइस है जो कि एक सर्जरी करके कान के पिछले हिस्से के साथ चश्मा कर दी जाती है, अटैच कर दी जाती है, और उसके इलेक्ट्रोड आगे कोक्लिया में लगा दिए जाते हैं। तो वो एक इम्प्लांट हुई डिवाइस होती है जो कि कान के अंदर लगा दी जाती है। अगर वो ये समझता है कि इसको कोक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत है तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स को उस चॉइस के साथ चले जाना चाहिए। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। और जो कोक्लियर इम्प्लांट के हवाले से मैं इस ज़मर में एक बात छोटी सी कर दूं कि कोक्लियर इम्प्लांट लास्ट मिलीनियम की, जो कि पिछली 1000 साल गुजरे हैं, उसकी सबसे बेस्ट इन्वेंशन है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बाद आप किसी इंसान को 2 पावर से महरूम होने से बचा लेते हैं। ये इस इन्वेंशन की ब्यूटी है जो कि कोक्लियर इम्प्लांट है, कि जो बच्चे पहले डेफ एंड डम पैदा होते थे और डेफ एंड डम ही मर जाते थे, ठीक है, उनको अल्लाह की मर्ज़ी के बाद एक डिवाइस के ज़रिए इस 2 कुव्वत के साथ आशनाई हो जाती है। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था मेडिकल साइंस में। अब कोक्लियर इम्प्लांट की बात मैं मज़ीद, क्योंकि ये टॉपिक का मेन टॉपिक नहीं है, यहाँ पे रोकूंगा, उससे हट के मैं आगे जाऊंगा कि अगर तो बच्चा जो पैदाइशी तौर पे नहीं बोल रहा है या नहीं सुन रहा है, जो पैदाइशी तौर पे नहीं सुन रहा है, उसकी मैंने बात कर दी। अब मैं दूसरे हिस्से में वीडियो के ये बताना चाहूँगा कि एक बच्चा पैदा हुआ और वो सुन रहा था और वो सुनता रहा, कुछ न कुछ उसकी स्पीच डेवलप हो गई उस सुनने की वजह से, और जब वो 1 या सवा साल का हुआ तो कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से अब उसकी समात में प्रॉब्लम आ गई, वो सुनने से कासिर हो गया। और इसके क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे और ये बच्चे कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये बच्चे यूजुअली ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि इनकी कुछ स्पीच डेवलप हो चुकी होती है, ये कुछ अल्फाज बोल रहे होते हैं लेकिन सुनने के हिस्से कासर हो चुके होते हैं। इनकी मदर ये कहती है कि डॉक्टर साहब बच्चा बिल्कुल ठीक था, ये बोलता है और अभी भी बोलता है, लेकिन मैं ये फील करती हूँ कि ये अब आवाज़ को उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, सुनता नहीं है या कम सुनता है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो, हम उससे पूछते हैं कि आपको आप बुला लेता है मामा कह के, वो कहती है हाँ जी बुला लेते हैं, अपने पापा को भी बुला लेता है। एक हम जनरली एक टर्म यूज़ करते हैं कि अगर 1 साल का बच्चा कम से कम 1 लफ्ज़ बोल लेता है तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीच डेवलप होना शुरू हो चुकी थी, कहीं उसको हीयरिंग लॉस पैदा होते ही नहीं था, ये बाद में डेवलप हुआ, या कि हीयरिंग लॉस मौजूद तो था, बाद में बढ़ गया है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बच्चे को अगेन एग्जामिन करते हैं, उसकी टोटल हिस्ट्री लेते हैं कि आया कि कोई इन्फेक्शंस ऐसी तो नहीं हुई पिछले कुछ चंद माह में, या कि कुछ ऐसी दवाई का इस्तेमाल तो नहीं हुआ जो कि कान को डैमेज करने का बायस बन सकती है। बिल्कुल ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और आपको पता होनी चाहिए कि कुछ एक दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि कान के नर्व्स को और सेल्स को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से समात मुतासर हो जाती है।
अच्छा, ये हम देखते हैं कि आया कि किसी ड्रग की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, किसी दवाई की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, या कि कोई ऐसी इन्फेक्शन हुई है बच्चे को जिसकी वजह से उसकी समात कम हो गई है। और साथ ही कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जो अगेन हम ऑडियोलॉजिस्ट की हेल्प से कर देते हैं, और उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो लॉस है ये कान के दरमियानी हिस्से में है या कि अंदरूनी हिस्से में, और दोनों की मैनेजमेंट डिफरेंट है, उसे डील कर लिया जाता है। और ज़्यादातर इन बच्चों में हमें हीयरिंग एड नहीं लगवाने पड़ते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।